स्वागत है आप सभी का गायत्री विद्या मंदिर सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे जंतुओं के एनेलिडा संघ के बारे में। तो आज का लेक्चर फाइलम एनेलिडा से संबंधित है। तो स्टार्ट करते हैं। फाइलम एनेलिडा से पहली बात, आप लोगों ने केंचुआ, जिसे अर्थवर्म कहा जाता है, देखा होगा। अगर हम केंचुए को देखते हैं तो उसकी पूरे शरीर की लंबाई में हमें छोटी छोटी वलय दिखाई देती। वलय के लिए अंग्रेजी में शब्द आता है रिंग्स, और लैटिन भाषा में वलय या जो रिंग्स होती हैं उसे एन्यूल्स कहा जाता है। और ये जो केंचुआ जिसकी मैंने बात की वो इसी एनेलिडा संघ का एक जंतु है। तो बात यह है कि इस संघ के सभी जंतुओं में आपको एनुअल्स यानी वलय रिंग्स दिखाई देती है, और इन्हीं एनुअल्स की उपस्थिति के कारण इस संघ का नाम एनेलिडा रखा गया। एक चीज क्लियर हो गई। अब फाइलम एनेलिडा की कुछ महत्वपूर्ण लक्षणों के बारे में हम लोग बात करेंगे। नंबर 1, मैं 3 उदाहरण लेकर इस पहले लक्षण को स्पष्ट करूंगा। नंबर 1, कई एनेलिड ऐसे हैं जो आपको एक्वेटिक जलीय आवास में मिलेंगे, और ऐसा ही एक एनेलिड जंतु है नेरिच। तो पहली बात ये कि संघ एनेलिडा के जंतु जलीय आवास में मिलते हैं, और ऐसा ही एक जलीय एनेलिड है नेरिच। नंबर 2, कुछ एनेलिड्स स्थलीय आवास में भी पाए जाते हैं। केंचुआ, जिसका वैज्ञानिक नाम फेरेटिमा है, अंग्रेजी में जिसे अर्थवर्म और कॉमन रूप से किसान के मित्र के रूप में जाना जाता है, ये एक स्थलीय एनेलिडा जंतु का उदाहरण है। तीसरी बात, ऐसे भी एनेलिड्स हैं
जो परजीवी प्रकृति के हैं और रुधिर आहारी होते हैं। किसी दूसरे जंतु का रुधिर को ग्रहण करते हैं और अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। तो ऐसा एक उदाहरण मैं ले रहा हूं। आप सबने जोंक के बारे में सुना होगा, देखा भी होगा। तो जोंक, जिसका वैज्ञानिक नाम हीरुबिनेरिया है, ये एक रुधिर आहारी परजीवी एनेलिडा जंतु है। तो यहां हमने बात की कि इस संघ के जंतु जलीय हो सकते हैं आवास में, स्थलीय हो सकते हैं आवास में, या फिर ये परजीवी रुधिर आहारी प्रकार के हो सकते हैं। तो एक प्रॉपर्टी आपको समझ में आई। नंबर 2, एनेलिडा जो जंतु है ये द्विपार्श्व सममित जंतु है। और हम अभी तक कई बार ये डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई जंतु सममिति में द्विपार्श्व प्रकार का है तो उस जंतु का जो ग्रुप होगा, जो समूह होगा, वो आपके बाइलेटरिया होगा। तो अभी तक हमने पॉलीफेरा की बात की थी, वो असममित जंतु थे। सिलेंट्रेटा की बात की थी, वो पहली बार अर्यसममित जंतु थे। रेडिएटा ग्रुप में उनको रखा था। उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थस की बात की, एस्के हेल्मिन्थस की बात की, और अभी हम लोग एनेलिडा की बात कर रहे हैं। ये सब के सब आपके द्विपार्श्व सममित जंतु हैं, इसलिए इनका जो ग्रुप है वो बाइलेटरिया ग्रुप है। तीसरी हम बात करेंगे एनेलिडा जंतुओं के संगठन के स्तर के। इनका शरीर का जो संगठन है वो कैसा है। तो हम क्या देखते हैं कि एनेलिडा जंतुओं में अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। यानी इन जंतुओं में अंगों ने मिलकर तंत्र बना दिया है, यानी ऑर्गन मिलकर सिस्टम, तंत्र बना देते हैं। तो एनेलिडा जंतुओं में अंग तंत्र स्तर का संगठन का स्तर उपस्थित होता है। अगली बात करेंगे कि जो एनेलिडा जंतु हैं, इनमें आपके तीनों जनन स्तर मौजूद हैं। मतलब भ्रूणीय एक्टोडर्म भी है, भ्रूणीय मेसोडर्म भी है, और भ्रूणीय एंडोडर्म भी है। यानी इन जंतुओं में तीनों जनन स्तर मौजूद है। मतलब ये जंतु त्रिकोरक स्तरीय जंतु है। अंग्रेजी में हम शब्द काम में लेते हैं इनके लिए। ये ट्रिप्लो ब्लास्टिक प्रकार के जंतु हैं, क्योंकि इनमें भ्रूणीय एक्टोडर्म, भ्रूणीय मेसोडर्म और भ्रूणीय एंडोडर्म तीनों ही जनन स्तर मौजूद होते हैं। अगली बात करेंगे इनकी देह गुहा।
सीलोम क्या देखते हैं एनेलिडा जंतुओं में कि देह भित्ति और आहार नाल इसके बीच में कैविटी यानी एक गुहा उपस्थित है और ये जो गुहा है वो मेसोडर्म से आस्तरित है। इसका मतलब एनेलिडा जंतुओं में एक वास्तविक प्रकार की गुहा जिसे सीलोम देह गुहा कहा जाता है उपस्थित होती है। मतलब एनेलिडा जंतु सीलोमिक जंतु है, यानी इनमें एक वास्तविक प्रकार की देह गुहा उपस्थित होती है। अच्छा, इनकी जो ये देह गुहा है ये जब बनती है, परिवर्तित होती है, तो इस देह गुहा का निर्माण परिवर्तन मेसोडर्म के विपाटन से होता है। यानी मेसोडर्म विपाटित होकर ये देह गुहा जो वास्तविक प्रकार की है वो बनाती है। तो ऐसी देह गुहा को साइटोसीलोम के नाम से जाना जाता है। तो एनेलिडा जंतुओं में साइटोसीलोम प्रकार की वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। अगली बात करेंगे खंडी भवन की। अलग से एक लेक्चर चैनल पर अवेलेबल है, देख सकते हो आप। तो एनेलिडा में हम क्या देखते हैं कि खंडी भवन बाह्य रूप से भी है और आंतरिक रूप से भी है। जब वास्तविक खंडी भवन के लिए जो शब्द काम में लिया जाता है वो है मेटामेरिज्म। और ध्यान रखना, वास्तविक खंडी भवन मेटामेरिज्म की उपस्थिति एनेलिडा संघ का एक विशिष्ट लक्षण है। और इनमें जो ये मेटामेरिज्म है वो बाह्य रूप से भी स्पष्ट है, आंतरिक रूप से भी स्पष्ट है। तो इनमें मेटामेरिज्म, वास्तविक खंडी भवन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अगली हम बात करेंगे इनके रुधिर परिसंचरण तंत्र। एनेलिडा जंतुओं में बंद प्रकार का क्लोज टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब बंद का क्या होता है? क्या होता है कि शरीर में ऊतक स्तर पर, कि जहां ऊतक बन गए, अगर वहां छोटी छोटी रुधिर वाहिनियां जिनका नाम है केशिका, देखो कैसी व्यवस्था है। सबसे पहले जो बड़े आकार की रुधिर वाहिनी है वो है धमनी, एक होती है शिरा। धमनी छोटी छोटी शाखाएं बनाती है, धमनी काएं कहलाती है। इसी प्रकार शिरा की भी छोटी छोटी शाखाएं हैं, शिरिकाएं। अब इन धमनिकाओं के, शिरिकाओं के बीच में और छोटी छोटी वाहिनियां हैं जिनको कहेंगे केशिकाएं। और ये आपको जंतु शरीर में ऊतक स्तर पर दिखेगी। तो
अगर किसी जंतु में धमनी भी है, धमनिकाएं भी हैं, केशिकाएं हैं, शीरिकाएं हैं, शिराएं हैं, मतलब केशिकाएं अगर है तो ऐसे रुधिर परिसंचरण तंत्र को हम बंद प्रकार का, क्लोज टाइप का, यानी पूरे शरीर में जब रुधिर ट्रांसपोर्ट होगा, बहेगा, तो वो वाहिनी से बाहर में निकलेगा। इसे बंद प्रकार का कहते हैं। एनेलिडा जंतुओं में बंद प्रकार का, क्लोज्ड टाइप का रुधिर परिसंचरण तंत्र उपस्थित होता है। लेकिन हम आर्थ्रोपोडा में देखें, मॉलस्का, आगे 2 संघ और पढ़ेंगे, उनमें हम देखते हैं तो क्या देखते हैं कि ऊतक स्तर पर केशिकाएं नहीं है, धमनी है, धमनिकाएं हैं, शिरिकाएं हैं, शिराएं हैं, केशिकाएं हैं। तो पूरे शरीर में जब रुधिर परिवर्तित होता है तो वो वाहिनी से बाहर आ जाएगा, क्योंकि ऊतक स्तर पर केशिकाएं नहीं है। तो वैसे रुधिर परिसंचरण तंत्र को खुले प्रकार का, ओपन टाइप कहते हैं। तो एनेलिडा में बंद प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र मौजूद है। बात करते हैं उत्सर्जन की और परासरण नियमन की। पहली बात करेंगे हम लोग उत्सर्जन की, दूसरी बात हम लोग करेंगे परासरण नियमन की। मैंने परासरण नियमन की परिभाषा पहले भी समझाई थी। लवणों का व जल का संतुलन है शरीर के भीतर और बाहरी वातावरण के बीच। और उत्सर्जन मतलब नाइट्रोजन अपशिष्टों को बाहर निकालना। एनेलिडा संघ के जंतुओं में उत्सर्जी अंग का कार्य नेफ्रिडिया के द्वारा किया जाता है। तो जो नेफ्रिडिया है वो एनेलिडा जंतुओं के मुख्य उत्सर्जी अंग है। ये उत्सर्जन के साथ साथ परासरण नियमन का कार्य भी करते हैं। अगली बात करेंगे गमन अंगों की बात करेंगे। गमन की संरचनाएं क्या है? तो एनेलिडा जंतुओं में सीटी पाए जाते हैं। सीटी को हिंदी में शूक कहते हैं। ये कुछ अतिवृद्धियां हैं। अच्छा, क्या देखते हैं हम कि कुछ एनेलिडा, पर्टिकुलर जलीय की बात करूं, नेरिज की बात करूं, यहां हम क्या देखते हैं कि कुछ विशेष प्रकार की अतिवृद्धियां पाई जाती हैं, जिनको कहते हैं पैरापोडिया, पार्श्वपाद। और इसी पार्श्वपाद पर सीटी जुड़े रहते हैं। ये तो मैंने बात की नेरिज। लेकिन जो स्थलीय है, जैसे कैचुए की बात करो, फेरेटिमा की बात करो, सीटी तो है, पैरापोडिया नहीं है, पार्श्वपाद नहीं है। लेकिन जो परजीवी है, जैसे जौंक की बात करें, हिरुबिनेरिया की बात करें, ना पैरापोडिया है ना सीटी है। तो सीटी गमन में सहायता करने वाली संरचनाएं हैं। कुछ एनेलिड्स में है, कुछ एनेलिड्स में नहीं होती है। अगली मैं बात करूंगा क्लाइटेलम की। क्लाइटेलम एक्चुअल में एक ग्रंथिल संरचना है। हिंदी में क्लाइटेलम को परयाणिका के नाम से जानते हैं। क्लाइटेलम कोकून बनाती है जिसमें भ्रूण का परिवर्तन होता है। तो कुछ एनेलिड्स जैसे फेरेटिमा में, जौंक में क्लाइटेलम है, लेकिन नेरिज जो कि जलीय एनेलिड है उसमें क्लाइटेलम नहीं पाई जाती।
ये जंतु लैंगिक विधि से जन्म करते हैं। परिवर्तन प्रत्यक्ष हो सकता है, अप्रत्यक्ष हो सकता है। जैसे केचुए में, जोंक में प्रत्यक्ष परिवर्तन है, कोई लार्वा नहीं, लेकिन नेरिज में अप्रत्यक्ष परिवर्तन होता है। तो जो लार्वा जीवन चक्र में पाया जाता है उस लार्वा का नाम है ट्रोकोफोर लार्वा। तो जीवन चक्र में प्रत्यक्ष परिवर्तन है तो कोई लार्वा नहीं होगा, जैसा कि जोंक में, केचुए में। अगर परिवर्तन अप्रत्यक्ष है जैसा कि नेरिज में है तो ट्रोकोफोर लार्वा जीवन चक्र में पाया जाता है। तो आज हमने बात की संघ एनेलिडा की। अगले लेक्चर में फिर एक फाइलम के बारे में बात करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।